गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उजांक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मुझे पता है कि कई दिनों से बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रतीक्षा में थे कि सुमित सर लगातार क्लासेस ले रहे थे और अचानक क्या हुआ कि सुमित सर की क्लासेस ऑफ हो गई। एक्चुअल में कुछ शारीरिक परिस्थितियां इस प्रकार की बनी हुई थी कि मैं क्लास कंटिन्यू करने में थोड़ा सा सक्षम नहीं पा रहा था खुद को, इसलिए। लेकिन अब आपकी क्लास सुबह 9 बजे पर डे कंटिन्यूसली चला करेगी, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। गुड मॉर्निंग रणधीर, गुड मॉर्निंग जूही, पॉलिसी मेकर, रिक्का तिवारी, त्रिपुरी, ज्योति पटेल, रेणु कुमारी, कृष्णा वंदना, मोटिवेशन विद स्टडी, जैद अहमद, त्रिपुरारी, खुश रहो। तो आप सभी बच्चों का मुझे लगातार प्यार मिल रहा था और मैं काफी दिनों से स्वास्थ्य कारणों से आप लोगों की क्लासेस नहीं ले पा रहा था। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या आपको मेरी जो क्लास है वो मेरी वॉइस विजुअल सुनाई दे रही है, प्रॉपरली मेरी वॉइस आ रही है आपके लिए या नहीं आ रही है। ये भी आप मुझे बताइएगा कि मेरी क्लास की आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार कमेंट करके बताइए कि मेरी आवाज प्रॉपरली आप लोगों तक आ रही है। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों का ये डाउट दूर हो गया। अब हमारी क्लास रेगुलर 9 AM पर कंटिन्यू चला करेगी, तो आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको पता है कि मेरे क्लास लेने का अंदाज बिल्कुल बयां अलग तरीके का होता है और मैं काफी मेहनत भी करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिकली मैं सबसे पहले जो टॉपिक है आपकी पॉलिटी का, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं या संवैधानिक विकास के नाम से जानते हैं, वहां से शुरुआत कर रहा हूं। तो चलिए हम लोग समय जाया न करते हुए, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, प्रीलिम्स RFR बैच की पहली क्लास। तो आज हमारी पहली क्लास है। आप निश्चिंत रह सकते हैं। अभी तक जिन विद्यार्थियों को लग रहा था कि बहुत कुछ छूट गया है या फिर हमें जो पढ़ा दिया गया वो दोबारा नहीं कराया जाएगा, आप निश्चिंत रह सकते हैं। आज से आपकी क्लासेस पहली से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रही हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम 12,000 क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों के समक्ष पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। और मेरा वादा है आपसे कि अगर आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो मैं आप लोगों का चयन सुनिश्चित करवा के रहूंगा। आप मेरा विश्वास कायम रख सकते हैं। तो एक बार जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरी क्लासेज अच्छी लगती हैं, मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो एक बार तेजी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग ऐसे हैं जो बेसब्री से मेरी क्लास के इंतजार में रहते हैं। चलिए पहले कुछ जनरल बेसिक बातें कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग, आपको पता ही है इस बैच का नाम ये मैंने खुद से डिसाइड किया है, प्रीलिम्स फाइटर बैच। और हमारा मेन जो टॉपिक है वो है प्रीलिम्स पर प्रहार, स्पेशली फॉर वे विद्यार्थी जो 2024 में, 2025 में, 2026 में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं। उनको ज्ञात होना चाहिए, स्पेशली 2024 वाले विद्यार्थियों को, कि केवल 291 डेज टू प्रीलिम्स 2024, केवल 290 दिन शेष रह गए हैं। यानी आपको गंभीरता से परीक्षा की तैयारी के लिए जुट जाना चाहिए। आगे चलते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर करा दूं, उसके बाद हम सीधे सीधे विषय पे आ जाएंगे। अगर हम 2023 के पैटर्न को देखें तो इसमें आप फोकस कीजिए पॉलिटी पर अभी, क्योंकि अभी हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि 2023 में पॉलिटी से पूछे जाने वाले जो प्रश्नों की संख्या थी वो 14 थी। 2022 में पॉलिटी से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की संख्या 12 थी। 2021 में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 14 थी। 2020 में 17 थी। 2019 में 15 थी। यानी अगर इन सब का एवरेज लें तो हम मान सकते हैं कि पॉलिटी से एवरेज 15 क्वेश्चंस हर साल लगभग पूछे जा रहे हैं।
तो पॉलिटी का रोल कितना मेजर है, इस पे भी एक बार विचार कर लेते हैं। आप देखिए 2022, 21, 20 और 19 का कट ऑफ। तो 2022 में कट ऑफ क्या, जनरल कैटेगरी का 88.22, 2021 में 87.54, 2020 में 92.50 और 2019 में 98। यानी आप मान सकते हैं अगर हम एवरेज लें सभी का, कि जो विद्यार्थी परीक्षा में 45 के नियर अबाउट क्वेश्चंस को हैंडल कर पा रहे हैं, वो आसानी से प्रीलिम्स को फाइट कर रहे हैं। यानी हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर पॉलिटी जैसे छोटे सेगमेंट पर अगर हम अपनी पकड़ बना लेते हैं तो ये हमारी सफलता में 1/3 का रोल प्ले करेगा। यानी ये सेगमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे चलते हैं। आप देखिए कि टोटल वैकेंसीज 1255 थी 2023 में। 13 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशंस दिया, जिसमें से 9 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए। इनमें से केवल 14,624 स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया। केवल 1.6% कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, यानी रिजेक्शन परसेंटेज 98.40 था। तो आप समझ रहे हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स वाज वन ऑफ द टफेस्ट इन लास्ट डिकेड। इसका मतलब है कि आपको अपनी परीक्षा की रणनीति में बदलाव करना होगा। मुख्य विषय पर आते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले आदतन मैं आप लोगों को एक शेर सुनाऊंगा ताकि आप लोगों का मन बन सके। और अगर शेर अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, एक वीडियो को शेयर कर देना फटाफट से। न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से, ना ही किसी बंदूक की मार से, अगर यूपीएससी प्रीलिम क्लियर होगा तो सिर्फ सुमित सारस्वत के आरएफआर से। अगर यूपीएससी प्रीलिम क्लियर होगा तो सिर्फ सुमित सारस्वत के आरएफआर से। मजा आया? समझ में आया? तो चलिए हम लोग सीधे सीधे प्रश्न पर आ जाते हैं। यहां पर आपके सामने प्रश्न है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। इन द कंटेस्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। इसके तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अंडर दिस द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा इन 1774 एडी। बंगाल के गवर्नर जनरल के सहयोग हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। 4 member executive council was formed to assist the governor general of Bengal. गवर्नर जनरल को फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया था। The governor general was given the power of military and civil administration of the presidency of Fort William. कंपनी के व्यापारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंधित किया गया था। कंपनी मर्चेंट्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग गिफ्ट फ्रॉम इंडियंस। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर हम यहां पर 1773 के एक्ट की बात करें तो 1773 का जो एक्ट है, बेसिकली आप सभी जानते हैं कि 1773 का एक्ट सबसे पहले पारित किया गया था। अब ये पारित क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन क्या है? आपको पता है कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, 1757 में प्लासी वॉर हुआ, 1764 में बक्सर वॉर हुआ। इन दोनों वॉर्स में अंग्रेजों ने भारतीयों को बुरी तरीके से परास्त कर दिया। जब भारतीय राजाओं को बुरी तरीके से परास्त कर दिया तो इन्होंने मन में विचार बनाया कि क्यों ना अब भारत पर शासन करने की प्रणाली को अपनाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने भारतवासियों पर शासन करने के लिए जो पहला एक्ट बनाया वो 1773 में बनाया। अब यहां पे कहा गया है रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट की अगर बात करें तो इसको नाम रेगुलेटिंग एक्ट ही क्यों दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट नाम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि रेगुलेट का मतलब होता है शासन को चलाना,
शासन चलाना। तो शासन को चलाने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था, इसलिए इसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया। आगे अब यहां पे प्रश्न उठा, इसके तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आप देखिए कि जब कंपनी का शासन आरंभ होगा तो क्या होगा, कंपनी जब शासन करना आरंभ करेगी तो कंपनी के कर्मचारियों के बीच विवाद बढ़ जाएंगे, कई बार प्रमोशंस को लेकर बढ़ जाएंगे, कई बार आपस में जो उनके बीच ऐसे मैटर्स आएंगे कि वो अपने आप को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सबसे पहले जो प्रोविजन किया गया वो किसके लिए किया गया, 1774 में। कहां पर, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब जब सर्वोच्च न्यायालय स्थापित होगा तो प्रश्न उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ ना कुछ न्यायाधीश होंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश थे उन न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या थी 4। अब 4 न्यायाधीश हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनमें से एक चीफ जस्टिस होगा यानी सीजे होगा। तो जो चीफ जस्टिस था वो बेसिकली चीफ जस्टिस का कोई ना कोई नाम जरूर होगा। तो चीफ जस्टिस का नाम क्या था, तो चीफ जस्टिस जो थे वो कौन थे, चीफ जस्टिस का नाम था सर एलिजाह इम्फे। तो सर एलिजाह इम्फे को चीफ जस्टिस बनाया गया, सर एलिजाह इम्फे। ठीक है, अब सर एलिजाह इम्फे के सहयोग के लिए और कितने यहां पर मेंबर्स हैं, कितने और जजेज हैं, 3 जजेज हैं। ठीक है, तो 3 जजेज और हैं। अब बात करते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल के सहयोग हेतु, तो पहला वाला जो हमारा है ऑप्शन हमें जो प्रोवाइड कराया गया है वो कैसा है, बिल्कुल सही है, राइट। तो यहां पे एक और प्रश्न बन सकता है कि ये एक्ट जो लाया गया इसके तहत और क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल के सहयोग हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था। यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल है जिसका नाम वॉरेन हेस्टिंग्स था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स अकेला काम तो नहीं कर सकता, अकेला एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकता है। इसका मतलब है कि उसको अपनी हेल्प के लिए 4 गवर्नर जनरल चाहिए थे। तो इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के सहयोग के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। अब जब 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया तो ऐसी स्थिति में हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब यहां पर तीसरा ऑप्शन आपको दिया है, गवर्नर जनरल को फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। अब आप जानते हैं कि जब 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी पहले जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया जा रहा है। अब जब उसे गवर्नर जनरल का पद दिया जा रहा है तो इन्होंने क्या किया है, कलकत्ता में है फोर्ट विलियम, तो कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम है उसकी प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी का मतलब उसकी चेयरमैनशिप करने का, उसकी अध्यक्षता करने का। अब अध्यक्षता करेगा तो साथ में उसको क्या क्या अधिकार मिलेंगे कि जितने भी सैनिक शासन है या असैनिक शासन है उसका अधिकार दे दिया जाएगा। तो गवर्नर जनरल को क्या किया गया, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। इसके बाद ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है यहां पे, कंपनी के व्यापारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंधित किया गया। हुआ क्या था बेसिकली कि जैसे ही कंपनी ने शासन करना प्रारंभ किया तो जितने भी इनके भारतीय मित्र थे और ऐसे व्यक्ति जो कंपनी को उपहार दिया करते थे, तो जिनसे ये उपहार प्राप्त किया करते थे बेसिकली उन लोगों को ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराते थे, उन लोगों को अपने अंडर कुछ विशेष अधिकार दे दिया करते थे। अब जैसे ही कंपनी के इन करतूतों का पता ब्रिटेन की सरकार को चला
तो ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि नहीं, आप लोग किसी भी भारतीय व्यक्ति से उपहार नहीं ले सकते, यानी यू हैव नॉट अथॉरिटी टू टेक गिफ्ट फ्रॉम इंडियंस। इसका मतलब है कि कंपनी के व्यापारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंधित किया गया। अब ये निजी व्यापार कैसे करते थे? यहां पर कंपनी जब व्यापार करने आई थी तो ये लोग स्पेशली चाय का व्यापार करते थे, कॉटन का व्यापार करते थे, अफीम का व्यापार करते थे, काली मिर्च का व्यापार करते थे। तो कंपनी के व्यापारियों जो थे उनमें से कुछ व्यापारी कंपनी से अपने आप को अलग कर लिए और उन्होंने प्राइवेट लेवल पर अपने आप बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके द्वारा ये भी प्रोविजन किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कि अब कोई व्यक्ति इंडिविजुअली बिजनेस नहीं कर सकता है। अब जब ऐसा प्रोविजन हुआ, यानी आपका ऑप्शन 4 भी सही है। आप देख सकते हैं नीचे दिए गए कोड की सहायता से अगर सही उत्तर का चयन करना है तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑल 4, यानी सभी चारों। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है यहां से यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना सामान्य रहती है। तो जैसे ही अगले चैप्टर्स पे हम बढ़ते जाएंगे, जहां जहां पे मुझे लगेगा कि जिस एक्ट से गंभीर प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस पे मैं और ज्यादा फोकस करूंगा। और ये भी ध्यान रखना है कि हमें जब भी कोई विषय पढ़ें, मान लीजिए मैंने आप लोगों से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट डिस्कस किया, तो आपकी भी अपनी एक मोरल ड्यूटी बनती है कि आप अपनी पुस्तक में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ें और वहां पर आप जानें कि आपको जो प्रश्न यहां पर उपलब्ध कराया गया है उस प्रश्न से जुड़ी हुई और कौन कौन सी चीजें हैं। मैं तो अपनी ईमानदारी से यहां पर पूरी ड्यूटी निभाऊंगा, लेकिन आपको भी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? अब यहां पे आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट है क्या। बेसिकली जब भी कोई नियम, कानून या कोई भी लॉ या कंपनी का शासन कुछ भी बनता है तो ऐसी स्थिति में पहली बार में गलतियां होना स्वाभाविक है। तो 1773 का जो एक्ट बनाया गया था इसमें बहुत सारी कमियां छुपी हुई थीं। तो जब ये कमियां छुपी हुई थीं तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, इन कमियों का सुधार करने के लिए क्या किया गया, एक नया एक्ट लाया गया। और ये नया एक्ट कब लाया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। तो 1781 ईस्वी में एक नया एक्ट पारित हुआ जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, इसे रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में लाया गया था। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया है कि इसको किस उद्देश्य से लाया गया था, ताकि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया जा सके। अब जब इसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने की बात की गई, फिर क्या कहा जा रहा है, इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों के सीमांकन का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो अधिनियम बना था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी और सर्वोच्च न्यायालय था, इनके बीच जो संबंध हैं, इन संबंधों के सीमांकन का प्रावधान किया गया था कि गवर्नर जनरल की परिषद जब भी कोई निर्णय लेगी तो निर्णय लेने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट से एक बार इस बारे में विचार विमर्श करेगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट से विचार विमर्श करेगी तो इसका मतलब है, आपको यहां पे एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा कि नहीं। नहीं का मतलब है कि ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है।
क्योंकि कहा जा रहा है गवर्नर जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों के सीमांकन का प्रावधान नहीं था। जबकि मैंने आपको क्या बताया कि गवर्नर जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच एक अच्छे संबंध डेवलप करने के लिए एक दूसरे का इन्वेस्टिगेशन करने का राइट प्रदान किया गया था। यानी आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय को आज्ञा एवं आदेश लागू करते समय सरकार को कानून बनाने तथा उनका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का आदेश दिया गया। आप जानते हैं कि जब कोई बाहरी कंपनी भारत पर शासन करने आई है तो बाहरी कंपनी क्या चाहेगी? बाहरी कंपनी चाहेगी कि हमारा भारत पर प्रभुत्व स्थापित हो जाए। तो प्रभुत्व स्थापित करने के लिए वो वहां पर अत्याचार करने लगेगी, लोगों के साथ गलत व्यवहार करने लगेगी। तो इन सभी चीजों पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय आज्ञा एवं आदेश लागू करेगा। और आज्ञा एवं आदेश लागू करेगा तो समय सरकार को कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का आदेश देगा। अब क्यों देगा? क्योंकि अगर भारतवासियों के जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उन धार्मिक रीति रिवाजों को विशेष तौर पर ध्यान में रखा जाएगा, तो जब इनको ध्यान में रखा जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? निश्चित तौर पर भारतवासी कंपनी के साथ जुड़ना चाहेंगे, कंपनी में इन्वॉल्व होकर के कंपनी के साथ जॉब करना चाहेंगे और कंपनी के विस्तार की दिशा में पूरे प्रयास करना चाहेंगे। लेकिन ऐसा कब किया जा सकता है? ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश को पारित करके किया जा सकता है। इसके अलावा किसी और तरीके से करने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि गवर्नर के बाद अगर डिसीजन लेने का कोई राइट है सबसे ज्यादा तो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। आज भी आप देखें तो हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानूनों को शून्य करने की शक्ति रखता है आर्टिकल 13 के तहत, जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है अनुच्छेद 13 के तहत। आज हमारे संविधान में इसका मतलब है कि जो तीसरा स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से सही है। अभी तक क्या था कि 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को जो आदेश दिया गया था वो आदेश था कि आप बंगाल के लिए कानून बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या किया गया कि बंगाल की जो सरकार है, यानी कि जो कलकत्ता की सरकार है, उस कलकत्ता की सरकार की पावर बढ़ा दी गई। और कलकत्ता की सरकार की पावर को बढ़ाने के लिए क्या प्रोविजन किया गया? उन्होंने कहा कि आप बंगाल के लिए, बिहार के लिए और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति रखते हैं। यानी कलकत्ता की सरकार को यहां पर क्या किया गया? कलकत्ता की सरकार को यहां पर अधिकार बढ़ा दिए गए कि अभी तक सिर्फ आप बंगाल के लिए कानून बना रहे थे, अब आप बंगाल के अलावा बिहार के लिए और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाइए, ऐसे क्षेत्रों के लिए कानून बनाइए जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है, आपको ध्यान देना है इन शब्दों पर कि आपसे असत्य पूछा गया है, गलत पूछा गया है या सत्य या सही पूछा गया है। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से गलत है। अगर आपको इस क्वेश्चंस में मजा आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आगे चलते हैं। यहां पर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? विद रेफरेंस टू पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एडी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? यह एक्ट तत्कालीन ब्रिटिश राष्ट्रपति विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय देन ब्रिटिश प्रेसिडेंट विलियम पिट। इसके तहत निदेशक मंडल को राजनीतिक मामलों के प्रबंधन की शक्ति दी गई थी। अंडर दिस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाज गिवन द पावर टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स।
इसके तहत कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। अंडर दिस द एरियाज अंडर द कंपनी वर कॉल्ड द एरिया ऑफ ब्रिटिश पोसेशंस। नंबर 4, इसके तहत परिषद के सदस्यों की संख्या 3 करते हुए मद्रास तथा बंबई की सरकारों को बंगाल सरकार के अधीन किया गया। अंडर दिस द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर सबऑर्डिनेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल व्हाइल रिड्यूसिंग द मेंबर ऑफ काउंसिल मेंबर टू 3। आप यहां पर क्वेश्चंस का पैटर्न देख पा रहे हैं। अगर आप यहां पे क्वेश्चंस का पैटर्न देख पा रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि ये वही पैटर्न है जो 2023 में यूपीएससी के द्वारा फॉलो किया गया है। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने खुद से डिजाइन किए हैं और इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान दिया है कि उन क्वेश्चंस में हम सारी महत्वपूर्ण जानकारियां समाहित कर दें ताकि कोई भी प्रश्न या कोई भी ऐसा फैक्ट बाकी न रह जाए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप इसको ध्यान में रखें कि आपके लिए प्रश्न हो सकता है कि कई बार इसमें से प्रश्न आपसे प्रत्यक्ष रूप से पूछ लिए जाएं क्योंकि ये मेरी मेहनत का परिणाम है, और हो सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से आपको ये फैक्ट्स आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएं। तो आपको फैक्ट और कंसेप्ट दोनों के साथ एक तारतम्य बना करके रखना होगा। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए ज्यादा से ज्यादा संख्या में ताकि आप तक ये बात पहुंच सके। तो सबसे पहले यहां पे देखिए बातचीत की जा रही है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के बारे में। आप जानते हैं आज भी हमारा जो संविधान है जो कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर के तैयार हुआ, तो हमारे भारतीय संविधान में आज की परिस्थितियों के अनुरूप 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि जब संविधान निर्मित किया गया था उस समय की परिस्थितियां अलग थीं और आज के समय की परिस्थितियां अलग हैं। तो जब हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है, अब संशोधन का मतलब क्या है कि संविधान में जो कमियां रह गई हैं उनको सही प्रकार से संयोजित किया जाए, सही प्रकार से बैलेंस किया जाए। इसी प्रकार से कंपनी ने तीसरा एक्ट पारित किया 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में अब इस एक्ट को जब पारित किया गया तो इस एक्ट को पारित किसने किया या किसने तैयार किया था? बेसिकली 1784 में इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉर्ड पिट। तो लॉर्ड पिट के द्वारा क्या किया गया? लॉर्ड पिट द्वारा एक अधिनियम, एक कानून तैयार किया गया, क्योंकि ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पिट द्वारा तैयार किया गया है और भारत के शासन को चलाने के लिए तैयार किया गया है, इसीलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जानते हैं। अब इसके स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं। यह एक्ट तत्कालीन ब्रिटिश राष्ट्रपति विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया। यानी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने यहां पर क्या किया है, आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कथन सही है। तो यह एक्ट तत्कालीन ब्रिटिश राष्ट्रपति विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अभी ध्यान दीजिए मैंने यहां पर क्या लिखा है। अभी आपको बताया था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यहां पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति। इसका मतलब है कि आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो स्टेटमेंट 1 पूरी तरीके से गलत है। दूसरा, यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसके तहत निदेशक मंडल को राजनीतिक मामलों के प्रबंधन की शक्ति दी गई थी। तो आप ध्यान दीजिए कि निदेशक मंडल का मतलब क्या होता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो शक्ति दी गई थी वो किसकी दी गई थी? राजनीतिक मामलों के प्रबंधन की शक्ति दी गई थी। यानी 1784 में एक नया विभाग बनाया गया था जिसका नाम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रखा गया था। और इसी तरह जितने भी व्यापारिक मामले थे उन व्यापारिक मामलों के लिए एक नई विभाग का गठन किया गया था जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहा जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहा जाता है। तो जब इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहा जाता है या बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या ध्यान देना होगा कि आखिर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो काम क्या करता है, ठीक है,
और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्या काम करता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था, ये कंट्रोल क्या करेगा, ये किन मैटर्स को कंट्रोल करेगा, ये एक्चुअल में कंट्रोल करता था पॉलिटिकल मैटर्स को, यानी कि राजनीतिक मामलों को। तो ये पॉलिटिकल मैटर्स को कंट्रोल किया करता था। अब पॉलिटिकल मैटर्स को कंट्रोल करता था तो फिर निश्चित तौर पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसका काम क्या होगा, ये किससे रिलेटेड मामलों को संभालता होगा, ये निश्चित तौर पर बिजनेस मामलों को संभालता होगा, यानी कि व्यापारिक मामलों के प्रबंधन की जो शक्ति थी वो किसके पास थी, निदेशक मंडल के पास थी, निदेशक मंडल के पास थी। तो आप यहाँ पे देखिए आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, पूरी तरीके से गलत है। अब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है इसके तहत कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। हाँ, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जिस पर ब्रिटिश कंपनी के द्वारा लगातार शासन किया जा रहा है। तो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जिन क्षेत्रों पर लगातार शासन किया जा रहा है उन क्षेत्रों को क्या कहेंगे, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहेंगे। यानी आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो पूरी तरह सही है। अगला यहां पे दिया हुआ है, इसके तहत परिषद के सदस्यों की संख्या 3 करते हुए मद्रास तथा बंबई की सरकारों को बंगाल सरकार के अधीन किया गया। अब आप देखिए सबसे पहले यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो एक्ट पारित किया गया इसके द्वारा परिषद के सदस्यों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। तो किस एक्ट के द्वारा परिषद के सदस्यों की संख्या में कमी की गई है, तो 1784 के एक्ट के द्वारा परिषद के सदस्यों की संख्या में कमी की गई और 4 से घटाकर इनकी संख्या कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। यानी ये स्टेटमेंट सही होने जा रहा है। दूसरा, मद्रास तथा बंबई की जो सरकारें हैं, इन मद्रास तथा बंबई की सरकारों को बंगाल सरकार के अधीन किया गया। आप देख रहे हैं कि अभी तक बंगाल सरकार के अधीन कौन कौन से क्षेत्र आ रहे थे। बंगाल सरकार के अधीन या कलकत्ता की सरकार के अधीन आ रहा था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब यहां पे ये जब कानून बनेगा तो ये अपने क्षेत्र को और विस्तृत करने का प्रयास करेंगे। जब और विस्तृत करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर क्या होगा कि ये मद्रास और बंबई को भी इसी के अंडर लेकर के आएंगे। तो मद्रास और बंबई की सरकारों को भी इसके द्वारा बंगाल सरकार या कलकत्ता की सरकार के नियंत्रण में लाया गया है। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों और 3 व 4 दोनों। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, 3 व 4 दोनों। आई थिंक आप लोग इसको, आप वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता नीलिमा की वॉइस नहीं आ रही हो। बाकी किसी और को भी वॉइस को लेकर के इशू है? मुझे तो नहीं लगता कि वॉइस को लेकर के किसी को कोई इशू है, सब कुछ ओके है, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल को एक बार दोबारा से मतलब बैक करके फिर स्टार्ट कीजिए तो आपको वॉइस सही लगेगी। वॉइस को लेकर के कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप लोगों को मजा आ रहा है मेरे साथ पढ़ने में, तो एक बार वीडियो को तेजी से लाइक कर दीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर के आता रहूं। तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ और बाकी लोगों को भी जोड़ लीजिएगा अपने साथ। अब यहां पर देखिए मैंने यहां पर जो प्रश्न बनाए हैं वो किस पैटर्न पे बनाए। आप एक एक प्रश्न को देख रहे हैं कि पूरी इंफॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में। और वो सारे एक्ट जिन्हें आप आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं, यूपीएससी में वहां से अब प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया गया है। तो जब आरंभ कर दिया गया है तो यूपीएससी ऐसे फैक्ट पर फोकस करेगी जो हम निश्चित तौर पर छोड़ देते हैं। तो उन्हीं को मैंने ध्यान में रख करके यहां पर आपके लिए क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं। ध्यान दीजिए, चार्टर एक्ट 1793। अब आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि पहला जो एक्ट पारित हुआ वो 1773 में हुआ,
दूसरा जो एक्ट पारित हुआ वो 1781 में हुआ, तीसरा जो एक्ट पारित हुआ वो 1784 में हुआ, और चौथा जो एक्ट पारित हुआ 1793 में हुआ। आप देख रहे हैं कि मैंने सीक्वेंसली यहां पर क्वेश्चंस बनाए हैं, और वो क्वेश्चंस इसलिए सीक्वेंसली बनाए हैं ताकि आप पूरे सिलेबस को यहां पर कवर कर सकें। इसी को मैंने ध्यान में यहां पर विशेष तौर पर रखा है। रोज सुबह 9 बजे मेरी आपसे मुलाकात होगी। आप लोग तैयार रहिए इसके लिए, 9 बजे लाइव आ जाया कीजिए ताकि मैं आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे सकूं और आपको यूपीएससी और अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों की सफलता सुनिश्चित करा सकूं। मेरा वादा है कि इस क्लास को करने के बाद यूपीएससी का प्रीलिम्स या किसी भी स्टेट का प्रीलिम क्वालिफाई करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, अगर आप मन लगाकर मेहनत करते हैं और मेरी क्लास के साथ जुड़े रहते हैं। तो आप वादा करिए कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है शेयर कर दीजिए ताकि सही लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। यहां पर क्वेश्चंस देखिए। चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी के अधिनियम में निम्न में से कौन से प्रावधान समाहित थे? अब देखो, चार्टर एक्ट 1793 के अधिनियम में 5 प्रावधान थे और मैंने यहां पे पांचों प्रावधान मेंशन कर लिए हैं। कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है आपका। क्या है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वर इंक्लूडेड इन द एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट 1793 एडी। इसके तहत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अंडर दिस द राइट ऑफ द कंपनी वर एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर्स। इसके द्वारा ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। बाय दिस अ प्रोविजन वाज मेड टू पे सैलरीज to the officers of the British company from the Indian revenue. लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल व प्रधान सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गईं। लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज गिवन बोथ द पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। द गवर्नर जनरल वाज गिवन द राइट टू कैंसिल और इंप्लीमेंट द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल। व्यापारिक मामलों के प्रबंधन हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस अफेयर्स। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए कि आपका चौथा एक्ट यहां पे चल रहा है और मैंने उसके ज्यादातर जो कंसेप्ट हैं, महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट हैं, वो मैंने यहां पर शामिल कर लिए हैं। तो यहां पर हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि 1793 के एक्ट में हुआ क्या। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके द्वारा जो कंपनी के अधिकार थे, कंपनी के अधिकारों में बढ़ोतरी कर दी गई, यानी कि जो कंपनी के राइट्स थे उन राइट्स को क्या किया गया, 1793 के एक्ट के द्वारा बढ़ा दिया गया। अब जब राइट बढ़ेंगे तो ऐसी स्थिति में कंपनी में अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी ताकि काम को सही तरीके से, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से और बिजनेस को सही प्रकार से डील किया जा सके। क्योंकि कंपनी अभी दोनों रोल प्ले कर रही है और इसमें एक रोल क्या है, एक तरफ तो वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है और दूसरी तरफ कंपनी क्या कर रही है, दूसरी तरफ कंपनी के द्वारा यहां पर व्यापार किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी के अधिकारों में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। लेकिन बार बार जब कानून बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे एक्सपेंसेज होते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए अब ये निर्णय लिया गया कि अब कंपनी का जब भी कोई नया कानून बनेगा तो वो नया कानून 20 वर्ष के बाद बनेगा। और ये प्रोविजन पहली बार 1793 के एक्ट में किया गया। अब 1793 के एक्ट में किया गया तो आप देखेंगे कि इसके बाद जो अगला एक्ट पारित होगा ठीक 20 साल बाद, यानी कि 1813 के ईस्वी में पारित होगा। इसका मतलब है कि इसके तहत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब जब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है तो अब दूसरा प्रश्न बनता है यहां पे, इसके द्वारा ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। अभी तक क्या कह रहे हैं, अभी तक हो ये रहा है कि लिमिटेड ऑफिसर्स हैं, वो लिमिटेड ऑफिसर्स को क्या कर रहा है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी उनको रेवेन्यू मिल रहा है ब्रिटेन में उसमें से वो इनको सैलरी दे रहे हैं।
लेकिन जब अधिकारियों की संख्या बढ़ जाएगी और ब्रिटिश सरकार के ऊपर बोझ बढ़ने लगेगा तो वो कहेगी कि भैया हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे। आपको अगर सैलरी निकालनी है तो इंडिया से जो रेवेन्यू आप इंडिया में जनरेट कर रहे हो उसी से आप अपने ऑफिसर्स को पेमेंट देना शुरू कीजिए। वही हुआ, यानी कि इसके द्वारा ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान कर दिया गया। यानी दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान कर दी गई। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, बेसिकली वो लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल है। इसके द्वारा मांग की जा रही थी कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे गवर्नर जनरल की शक्ति प्रदान करें और साथ में प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान करें। तो इसके द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि मैं गवर्नर जनरल तो हूं ही, लेकिन मुझे प्रधान सेनापति के तौर पर भी अपने आप को अपॉइंट करना है। तो मुझे प्रधान सेनापति की भी क्या कीजिए, आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। तो प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान कीजिए। अब ये डिसीजन कौन लेगा? कंपनी के जो मैच्योर पीपल लेंगे वो लेंगे। तो हालांकि इसको बाद में जाकर के शक्तियां मिली, लेकिन इसके द्वारा डिमांड की गई थी, इस 1793 के एक्ट के द्वारा इसको प्रधान सेनापति के तौर पर शक्ति प्रदान नहीं की गई। यानी ये शक्तियां बाद में इसको मिली, लेकिन 1793 के एक्ट के द्वारा नहीं मिली। यानी आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से गलत है। आगे कहा जा रहा है गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का जो अधिकार मिला है वो बेसिकली कौन से कार्यक्रम के द्वारा मिला है? तो सबसे पहले तो ये जान लो कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को लागू करने का जो अधिकार मिला है वो 1784 के एक्ट के द्वारा ही दे दिया गया था। 1793 के एक्ट के लिए इसके लिए कोई प्रतीक्षा नहीं की गई थी। यानी आपका जो चौथा स्टेटमेंट है ये भी पूरी तरीके से गलत है। आगे यहां पर कहा जा रहा है व्यापारिक मामलों की प्रबंधन हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि व्यापारिक मामलों के नियंत्रण के लिए क्या किया जा रहा है? जो बोर्ड गठित किया गया था वो 1784 के द्वारा किया गया था, 1793 के एक्ट के द्वारा नहीं किया गया। यानी आपका जो स्टेटमेंट 5 है ये भी पूरी तरीके से गलत है। और आपसे पूछा जा रहा है कूट की सहायता से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है ओनली 5, ओनली 1 एंड 2, ओनली 3 एंड 4 एंड ऑल ऑफ दीज। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? केवल 1 और 2। तो प्रश्न को पूछने की प्रक्रिया क्या है उसको समझना है। छोटी छोटी मिस्टेक्स यहां पे जानबूझकर क्वेश्चन में डाली जा रही हैं। क्यों डाली जा रही हैं? ताकि आप यूपीएससी की परीक्षा पद्धति से पूरी तरीके से परिचित हो पाएं। और अगर आप यूपीएससी की परीक्षा पद्धति से परिचित हो गए तो आपकी सफलता को प्राप्त करने से कोई भी रोकने वाला नहीं है। आगे चलते हैं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले प्रश्न में। तो जिन लोगों को लग रहा है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, अगर उनको मेरी क्लास में मजा आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मुझे आपका मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बातचीत कर लेते हैं 1813 के एक्ट में। आप देखो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कंपनी में 20 वर्ष के बाद अब कानून बनेगा, क्योंकि बार बार कानून बनेंगे तो कंपनी पे बहुत सारे एक्सपेंसेस आएंगे। तो इन एक्सपेंसेस को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अब कंपनी के एक्सपेंसेस को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो 20 साल के बाद कानून बना, और जो कानून बना उसको किस नाम से जानते हैं? 1813 के चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। तो 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1813 AD कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ। भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। A provision was made to spend ₹1 lakh per year for education in India. पहली बार भारत में ब्रिटिश वासियों हेतु
मुक्त व्यापार तथा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। फॉर द फर्स्ट टाइम फ्री ट्रेड फॉर द ब्रिटिश एंड क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू प्रोपेगेट रिलीजन इन इंडिया। तीसरा, कंपनी का चीन तथा चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनीज मोनोपोली ऑन ट्रेड विद चाइना एंड टी वाज एंडेड। अब यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कूट की सहायता से बताइए कि कौन से तथ्य गलत हैं। अब यहां पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब सोचना क्यों पड़ेगा? क्योंकि आपके सामने यहां पर प्रश्न हैं। अब भारत में देखो 1813 का एक्ट जब पारित हुआ तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अगर हम 1813 के चार्टर एक्ट की बात करें तो जो 1813 का चार्टर एक्ट है इसको लाया गया 20 साल के बाद, तो 1793 के बाद आया है। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है कि 20 साल के बाद ये आया। अब इससे हमें पता चल रहा है कि 20 साल के बाद एक्ट आ गया, तो एक चीज हमारी क्लियर हो गई। दूसरी, अब क्या होगा कि इस एक्ट में ये प्रोविजन किया जा रहा है कि अभी तक ब्रिटिश सरकार के ही एम्प्लॉई यानी ब्रिटिशर्स को यहां पर ऑफिसर्स बना करके लाया जा रहा है। तो अगर केवल ब्रिटिशर्स लोगों को अपॉइंट किया जाएगा तो ब्रिटिश कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और ब्रिटिश कंपनी अभी उन एक्सपेंसेस को झेलने की स्थिति में नहीं है। अब ब्रिटिश कंपनी जब उन एक्सपेंसेस को झेलने की स्थिति में नहीं है तो निश्चित तौर पर ब्रिटिश कंपनी क्या चाहेगी? ब्रिटिश कंपनी चाहेगी कि कुछ ऐसे लॉ फ्रेम किए जाएं जिसके द्वारा इंडिया में ही अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव तैयार किए जाएं। तो उसके लिए कंपनी की मोनोपोली क्या होगी? वो मोनोपोली ये होगी कि वो भारत में ही लोगों को शिक्षित करे और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के आधार पर तैयार करे और तैयार करने के बाद उन लोगों को ब्रिटिश अधिकारी के तौर पर अपॉइंट कर दे। तो जब ऐसा प्रोविजन किया जाएगा तो ब्रिटिश सरकार को क्या करना होगा? ऑफ कोर्स ब्रिटिश सरकार को इंडियन को तैयार करने के लिए, इंडियंस को ब्रिटिश कंपनी के लायक बनाने के लिए इंडियंस की एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा और अपने बजट में उनके लिए प्रोविजन करना पड़ेगा। तो हुआ क्या? भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किसके द्वारा किया गया? वो इसी एक्ट के द्वारा किया गया, यानी चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा किया गया। दूसरा, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब इस तरह का प्रोविजन कर दिया गया, अब यहां पे पूछा जा रहा है पहली बार भारत में ब्रिटिश वासियों हेतु मुक्त व्यापार तथा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जब इस तरह के ब्रिटिश ऑफिसर्स को तैयार किया जा रहा है जो कि इंडिया में रहते हैं, इंडिया पूरी तरीके से इंडियन है लेकिन ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से परिचित हैं, तो ऐसे लोगों को ईसाईयत में कन्वर्ट करने के लिए, उनकी विचारधारा को बदलने के लिए क्या किया जाएगा? ब्रिटिश लोगों को भारत में आमंत्रित किया जाएगा और उनको व्यापार करने के अवसर दिए जाएंगे कि आप व्यापार के बहाने लोगों को ईसाई पद्धति में परिवर्तित करने का मन बना लें। तो लोगों के अंदर ईसाई धारणा अगर सीधे सीधे ब्रिटिश कंपनी करेगी तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। इसीलिए ब्रिटिश नागरिकों को भारत में आने का क्या दिया गया? अवसर प्रदान किया गया और इनको भारत में मुक्त रूप से व्यापार करने की और ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। यानी आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी पूरी तरीके से सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? कंपनी को चीन तथा चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? नहीं, कंपनी के जो चीन तथा चाय के संबंध में व्यापार के एकाधिकार हैं वो तो बनाए रखे गए, लेकिन कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यानी अब कंपनी भारत के साथ बिजनेस नहीं कर सकती, लेकिन उसको चीन के साथ और इंडिया में चाय का व्यापार करने की छूट है। तो अब इंडिया में कंपनी चीन और चाय वो क्या कर सकती है? केवल चाय का व्यापार कर सकती है, अफीम का व्यापार कर सकती है और चीन के साथ बिजनेस कर सकती है, लेकिन बाकी के उसके जो राइट हैं वो पूरी तरह समाप्त कर दिए गए। जब उसके पूरे राइट पूरी तरह समाप्त कर दिए गए, इसका मतलब है कि कंपनी को चीन तथा चाय के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये स्टेटमेंट पूरी तरह क्या हो जाता है? गलत हो जाता है।
तो जब ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हो जाता है तो आप देख रहे हैं यहां पे आपसे पूछा जा रहा है ओनली 1 2 3, ओनली 1 2 3 वाला ऑप्शन है नहीं क्योंकि 1 और 2 सही है, केवल 3 4 5 गलत है, ऑफ कोर्स केवल 2 3 4 गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ध्यान में क्या रखना है, कंपनी के चीन तथा चाय के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकार खत्म किए गए हैं, लेकिन चीन तथा चाय के एक अधिकार को बना करके रखा गया है। किस एक्ट के द्वारा? 1813 के एक्ट के द्वारा। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो प्लीज। अगर आप लोग मुझे पसंद करते हैं तो प्लीज, मुझे मोटिवेशन मिलना चाहिए। आप लोगों के लाइक्स ही मुझे मोटिवेशन देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं सिस्टमैटिक वे में हर एक्ट पे एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं। हर एक्ट पे क्वेश्चन लाने के पीछे प्रोविजन क्या है? ताकि आपके एग्जाम में आपसे कुछ भी मिस ना होने पाए। छुट जाइए और आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहां पे देखिए, हमने सीधे सीधे मैंने बात की सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट पर, 1793 के चार्टर एक्ट पर, 1813 के वो चार्टर एक्ट पर, और अब सीधे हम लोग कहां पे आ गए? 1833। यानी कुछ भी मिसिंग हो रहा है, कुछ भी छूट रहा है, हर एक्ट को पूरी तरीके से मैं यहां पे कवर करके चल रहा हूं। अब हर एक्ट को कवर करने के पीछे कारण क्या है? हर एक्ट को कवर करने के पीछे कारण यही है कि मैं चाहता हूं आपका प्रश्न परीक्षा में कोई भी छूटने ना पाए। अब यहां पे आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लॉजिक, कि जब भारतीयों को शिक्षित किया जा रहा है, तो भारतीयों को जब शिक्षित किया जा रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ब्रिटिश कंपनी चाहती है कि भारतीय लोगों का शासन में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाए ताकि कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कम हो जाए। दूसरी तरफ कंपनी ने क्या किया कि व्यापार करने के लिए 1813 के एक्ट में किसे बुला लिया? ब्रिटिश सिटीजन्स को बुला लिया है। जब ब्रिटिश सिटीजन्स को बुला लिया गया है तो इन दिस सिचुएशन हुआ का कि अब ब्रिटिश सिटीजन्स को यहां पे व्यापार करने की छूट दे दी। अब वो क्या करेंगे कि 20 साल भैया आपने व्यापार कर लिया, तो अब आप क्या करो, अब लाइसेंस बनवाओ। क्योंकि 20 साल व्यापार करने के बाद उनको आदत पड़ गई कि अब आप बेनिफिट कैश कर रहे हो, तो अब कह दिया कि अब आपको लाइसेंस बनवाना जरूरी है। तो कंपनी के ने ये नियम लागू कर दिया ब्रिटिश नागरिकों के लिए कि अगर कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत के साथ व्यापार करना चाहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? निश्चित तौर पर लाइसेंस को बनवाना पड़ेगा। अब लाइसेंस को बनवा दिया, यानी ब्रिटिश नागरिकों ने भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया लाइसेंस के माध्यम से। अब जब ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश नागरिक दोनों मिलकर के बिजनेस करेंगे तो यहां पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। इसलिए अब कंपनी के लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और वो क्या होगा? कंपनी से ब्रिटिश सरकार क्या कहेगी कि अब तो बिजनेस करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने इंडियन सिटीजन ब्रिटिश सिटीजन्स को दे दी, तो आप क्यों दो चीजों में अपने पावर्स को इन्वॉल्व कर रहे हो? आप क्या करो, अब आप बिजनेस मत करो, अब आप बिजनेस मत करो, केवल क्या करो? एडमिनिस्ट्रेशन करो, केवल प्रशासन करो। यानी कंपनी के व्यापारिक संबंधी सभी अधिकार क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। और कंपनी को केवल कौन सा अधिकार दे दिया गया? कंपनी को केवल और केवल अधिकार मिला प्रशासनिक मामलों का अधिकार, और कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। अब आप ध्यान दीजिए कि जब कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए और उसको क्या किया जा रहा है? प्रशासनिक अधिकार दिए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसकी पावर में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, और उसकी पावर में इंक्रीमेंट करेंगे तो उसकी पावर का विस्तार कहां करेंगे? उन पूरे क्षेत्रों में करेंगे जहां जहां पर ब्रिटिश कंपनी का शासन है। यानी इस 1833 के एक्ट के द्वारा क्या किया जाएगा कि ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल को, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ब्रिटिश कंपनी का के तहत बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और ब्रिटिश कंपनी के तहत ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोनों ही कौन है? बंगाल का भी अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है, और भारत का भी पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है। अब कंपनी के क्या हो चुके हैं? सारे अधिकार समाप्त हो चुके हैं।
अब आप देखिए 1813 में क्या प्रोविजन किया जा रहा है। 1813 में प्रोविजन किया जा रहा है कि इंडियंस के एजुकेशन पे खर्च किया जा रहा है। अब इंडियंस की एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा तो निश्चित तौर पर आप ध्यान दीजिए, धर्म, मूल, जाति, वंश और जन्म स्थान का निषेध कर दिया जाएगा कि अब किसी भारतीय व्यक्ति को भी क्या किया जा सकता है, यहां पर अधिकारी के तौर पर अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ये 1833 के प्रोविजंस हैं। तो जब ये प्रोविजंस है तो आप ध्यान दीजिए, कंपनी के साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1814, 1823 और 1829 में अधिनियम द्वारा कंपनी को कुछ अधिकार प्रदान किए। तो निश्चित तौर पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, 1813 का जो एक्ट पारित हुआ उसने कंपनी को व्यापारिक मामलों के जो अधिकार थे उनको कम किया है। अब व्यापारिक मामलों के अधिकारों को कम किया जा रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ब्रिटिश सरकार चाहती है कि ब्रिटिश कंपनी के जो अधिकार हैं उनमें कमी लाई जाए। अब उनमें कमी लाने का प्रोविजन है तो सरकार धीमे धीमे इसके लिए नियम कब बना रही है, 1814 में बनाया, उसको फिर अपडेट किया 1823 में और उसको फिर अपडेट किया 1829 में, और इसके द्वारा कंपनी को कुछ नए अधिकार प्रदान कर दिए। और वो नए अधिकार क्या हैं, इनका प्रशासनिक मामलों में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जा रहा है और इनका बिजनेस मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट कम किया जा रहा है। यानी योर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह सही है। अब दूसरी बात करते हैं, इस अधिनियम ने भारतवासियों को देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध कर दिया गया, यानी प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बर्थ, सेक्स, प्लेस एटसेट्रा किया गया है। इसका मतलब है कि भारतवासी अब इंडियन या प्यूपिल्स हैं वो क्या करेंगे, अब वो ब्रिटिश शिक्षा पद्धति के आधार पर भारत में शासन करना प्रारंभ कर देंगे। यानी स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तीसरा, बंबई तथा मद्रास की परिषदों को विधि निर्माण की शक्तियां दी गई। अब यहां पे देखिए कि अभी तक बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके अंतर्गत बिहार को लाया गया, उड़ीसा को लाया गया, फिर बाद में 1784 के एक्ट के द्वारा किसको लाया गया, मद्रास को लाया गया, और मद्रास के अलावा बंबई को लाया गया। लेकिन क्योंकि मद्रास और बंबई अब बड़े रीजन्स हो चुके हैं, अब मद्रास और बंबई रीजन बड़े क्यों हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1687 ईस्वी में सबसे पहले मद्रास में नगर पालिका की स्थापना की गई थी। तो 1687 में सबसे पहले मद्रास में नगर पालिका की स्थापना की गई थी, और नगर पालिका केवल उन क्षेत्रों में स्थापित की जाती है जहां पर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो चुका होता है। इसका मतलब है कि बंबई और मद्रास एक सिटी के रूप में बड़े स्तर पर डेवलप हो चुके थे और व्यापारिक मामलों के केंद्र बन चुके थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी स्थिति में बंबई में जो सरकारें हैं, मद्रास में जो सरकार चल रही है ब्रिटिश कंपनी की, उस सरकार की पावर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा, इनकी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर क्या होगा, ये जो परिषदें हैं इनकी विधि निर्माण की शक्तियों को वापस लिया जाएगा। अब वापस क्यों लिया जाएगा, क्योंकि ध्यान दो क्या कहा जा रहा है कि पहले यहां पे क्या प्रोविजन किया गया, इसको अधीन किसके द्वारा किया गया है, बंगाल के अधीन किया गया है। तो बंगाल के अधीन जो पावर्स हैं उनको अगर वापस नहीं लेंगे तो फिर मद्रास और बंबई की विधि निर्माण की शक्तियां इंक्रीमेंट कैसे कर पाएंगी। तो बंबई और मद्रास की शक्तियों का इंक्रीमेंट तभी हो पाएगा जब इनको बंगाल के अधीनता से बाहर निकाला जाएगा। यानी आपका स्टेटमेंट 3 भी क्या है, करेक्ट है। अब आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त में कितने कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3, कोई भी नहीं। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका उत्तर क्या है। यहां पे एक ये गलत टाइप हो गया है, कोई भी नहीं की बजाय ऑल ऑफ देम होगा। क्या होगा, ऑल ऑफ देम होगा। सभी सही हैं। यहां पे नन ऑफ द एबव की जगह भी ऑल ऑफ देम, सभी सही हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? आप लोगों को आई थिंक पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं। कल मिलेंगे हम लोग नई एनर्जी के साथ ठीक 9 बजे
और मैं आपके लिए कुछ नए प्रश्नों के साथ यहां पर उपस्थित होऊंगा। आज की क्लास में मैं एक इंट्रोडक्शन टाइप क्वेश्चंस लेकर आया था, क्योंकि 1833 के बाद जो एक्ट हैं वो बहुत विस्तारित हैं और उनमें मैं डिटेल्ड में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग तैयार रहिए ठीक 9 बजे। और अगर आपको लगता है कि मेरी क्लासेज आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो एक बार वीडियो को फिर से लाइक कर दीजिए। अपने ऑफलाइन कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं। चलिए मिलते हैं कल ठीक 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास क्लास वो करवा दीजिए।